हेलो दोस्तों, मेरा नाम दिनेश प्रसाद है और विश्वेश्वरी स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसे कि आज आप लोग देख पा रहे हैं कि आज हम लोग ज्योग्राफी का एक नया वीडियो शूट कर रहे हैं, जिसमें से आपका चैप्टर है ज्वालामुखी। तो इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे कि ज्वालामुखी क्या होता है, इसका उद्गार कैसे होता है। ठीक है। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि ज्वालामुखी जो विस्फोट होता है वो किन किन कारणों से होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि आप जैसे सुनते होंगे कि अलग अलग ज्वालामुखी का नाम है और वो ज्वालामुखी किस स्थान पर है, किस देश में स्थित है, इससे रिलेटेड बहुत सारा सवाल जो है आपके पास आता रहता है। तो आज हम लोग जो है वो बेसिकली बात करेंगे ज्वालामुखी पर। सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि ज्वालामुखी होता क्या है, फिर हम लोग जो है ज्वालामुखी विस्फोट होने के कारण को समझेंगे। उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे ज्वालामुखी के अंग, जैसे आप लोग सुनते होंगे शंकु, ज्वालामुखी शंकु, क्रेटर, कोल्डेरा, ये सब चीजें क्या है, किस तरीके से आप इसको समझते हैं, आज हम लोग एकदम आसान से भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देर नहीं करते हैं और डायरेक्ट हम लोग बात करते हैं ज्वालामुखी पे। तो सबसे पहले ये जो आप फिगर देख रहे हैं ये फिगर है ज्वालामुखी का। ठीक। लेकिन ये जो फिगर आप देखते हैं, अगर हम पृथ्वी को समझे तो हमारे पृथ्वी को अगर हम देखें तो हमारी पृथ्वी जो आपको जियोड की भांति यानी गुलाब की भांति दिखाई देती है, इस पृथ्वी के अंदर आपको अलग अलग परतें मिलती है, जिसमें से कुछ परत जो है वो ठोस अवस्था में है, कुछ द्रव अवस्था में है, फिर कुछ परत जो है वो ठोस अवस्था में, जो अलग अलग मोटाई के आधार पर दिखता है। तो अगर हम देखें तो पृथ्वी का जो सबसे ऊपरी सतह है जो ठोस अवस्था में आप देख पाते हैं, ये कहलाता है भूपरपटी। और भूपरपटी के ठीक नीचे में एक परत और पाया जाता है जिसको हम लोग कहते हैं कि वो है मेंटल। ठीक। भूपरपटी को आप क्रस्ट भी कह सकते हैं। ठीक है। क्रस्ट, स्थल मंडल, स्थल खंड, ये सब जो नाम आप सुनते हैं ये सब किसका नाम है? भूपरपटी का। ठीक। भूपरपटी के नीचे ठीक आपका दूसरा परत मिलता है जिसको हम लोग कहते हैं मेंटल। ठीक। और तीसरा एक परत है जिसको हम लोग कहते हैं कोर। ठीक है। तीसरा परत कौन सा है? कोर। तो जब आप ऊपरी परत को देखते हैं जिसका नाम हम लोग क्या रखे हैं? भूपरपटी, ये तो ठोस अवस्था में है। ठीक। लेकिन जब हम दूसरे परत के बारे में बात करते हैं मेंटल, तो ये परत जो है ये तरल अवस्था में, यानी कि ये लिक्विड फॉर्म में आपको मिलेगा। ठीक है। और नेक्स्ट जो परत आप देख पाते हैं इसका नाम है कोर। ठीक। ये भी किस अवस्था में है? ठोस अवस्था। सबसे पहले हम लोग भूपरपटी के बारे में बात किए तो भूपरपटी किस अवस्था में दिखा? ठोस अवस्था में। दूसरा हिस्सा अगर हम बात करें तो दूसरा हिस्सा है मेंटल, जो कि किस अवस्था में है? तरल अवस्था में। और तीसरा हिस्सा जिसको हम लोग कहते हैं कोर, और ये किस अवस्था में है? ठोस अवस्था में। हम लोग जो मैग्मा देख पाते हैं, ये मैग्मा किस रूप में आपको पृथ्वी पर मिलती है? जो मैग्मा आप जिसको मैग्मा कह रहे हैं, जब ये धरातल पर आता है तो हम इसको क्या कहते हैं? लावा। और जब लावा हमारे पृथ्वी पर आती है तो वो किस फॉर्म में होती है? तो वो तरल अवस्था में होती है। तो हमारे पृथ्वी के अंदर में कोई ऐसा परत होना चाहिए जो तरल अवस्था में। जब वो तरल अवस्था वाला हिस्सा जब हमारे पृथ्वी पर आ रहा है तभी ना हम उसको देख पाते हैं। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि जो हमारे पृथ्वी के ऊपरी सतह पर जो लावा आया जो कि तरल अवस्था में, ये लावा किस परत से आता है? मेंटल परत से आता है। और ये मेंटल परत किस अवस्था में है? तरल अवस्था में। ठीक। तो आप ज्वालामुखी के बारे में अगर ज्वालामुखी को अगर आप डिफाइन करना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो तरल पदार्थ पाया जाता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? मैग्मा। ये मैग्मा जो है लगातार हमारे पृथ्वी के ऊपरी सतह पर क्या करती है? पहुंचने का प्रयास करती है। ठीक। जैसे मान के चलिए हमारा ये पृथ्वी का ऊपरी सतह है जिसको आप क्या बोले थे? भूपरपटी। इस भूपरपटी परत के नीचे आपका कौन सा परत मिला? तो ये मेंटल परत है। और ये मेंटल परत में जो हिस्सा आप देख रहे हैं डॉट डॉट का,
ये मान के चलिए ये मैग्मा है, ठीक, जो तरल अवस्था में है। अगर हम मैग्मा के बारे में बात करें तो मैग्मा का जो एवरेज टेम्परेचर होता है ये 6000 डिग्री सेल्सियस है, ये औसत तापमान मान के चलिए। अगर हम ये कहें कि यदि मैग्मा 6000 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर हीट रहती है तो ये आपके पृथ्वी पर नॉर्मल बिहेव करेगी। लेकिन यदि किसी कारणवश इस मैग्मा का टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस से बढ़ गया, ठीक है, तो फिर ये मैग्मा क्या करती है, ये अपने बढ़े हुए एनर्जी को, जो इसको उष्मा मिला, जो इसको एक्स्ट्रा जो यहाँ पर एनर्जी मिला 6000 से प्लस, उस एनर्जी को ये क्या करना चाहती है, रिलीज करना चाहती है, यानी छोड़ना चाहती है। और ये कैसे होता है, तो ये चाहती है कि हम यहां से उठ करके हम इस भूपर पट्टी को तोड़ते हुए हम धरातल के ऊपरी सतह पर पहुंच जाए, ठीक। तो जब ये आंतरिक भाग जो तरल अवस्था में है, जब ये भूपर पट्टी को लगातार धक्का मारती है तो भूपर पट्टी का जो सतह है वो धीरे धीरे टूटने लगता है और एक समय के बाद ये जो मैग्मा है ये हमारे धरातल के ऊपरी सतह में आ जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं लावा। तो सबसे पहले ये ध्यान दीजिएगा, जब तक ये पृथ्वी के आंतरिक भाग में है तब तक इसको हम क्या नाम दे रहे हैं, मैग्मा। लेकिन जब यही तरल पदार्थ धरातल के ऊपरी सतह पर जब आपको प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे तो ये हमारे लिए क्या बन जाता है, तो लावा बन जाता है। तो अब आप कैसे डिफाइन करेंगे, तो आप कहेंगे पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो मैग्मा पाया जाता है वह मैग्मा पृथ्वी के ऊपरी सतह पर निरंतर निकलने का प्रयास करती है, जिसके लिए वो हमारे भूपर पट्टी पर लगातार धक्का मारती है। जब यह मैग्मा हमारे भूपर पट्टी को तोड़ करके ऊपरी सतह पर प्रकट हो जाती है तो इसी को कहते हैं ज्वालामुखी का विस्फोट करना। जब ये तरल पदार्थ हमारे पृथ्वी के ऊपरी सतह में आया तो ये हमारे लिए क्या बन जाएगा, लावा बन जाएगा, ठीक। जब ये लावा निरंतर निकलता चला जाए तो आप क्या देखेंगे कि ये एक नलिका है और इसके आसपास जो लावा निकला है वो धीरे धीरे ठोस के रूप में जमा होते होते कुछ आपको इस प्रकार से दिखाई देगा, ठीक है। तो ये जो फिगर है, यही फिगर आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो तरल पदार्थ है जिसको आप मैग्मा कह रहे हैं, ये मैग्मा आप क्या देख रहे हैं कि मैग्मा जो है ये हमारे क्रस्ट को तोड़ते हुए धीरे धीरे ऊपर गई और यहाँ से मैग्मा निकला और एक पर्वत की भांति स्ट्रक्चर का निर्माण हुआ, ठीक है। तो ये होता है मैग्मा जो हमारे पृथ्वी के आंतरिक भाग में मिलता है। लेकिन जब यही मैग्मा हमारे धरातल के ऊपरी सतह पर आ जाए तो आप उसको मैग्मा ना कह के क्या कहेंगे, लावा कहेंगे, ठीक है। तो आई होप सो कि आपको ये ज्वालामुखी क्या है, किस तरीके से विस्फोट होता है, ये आपको पता चला। डिफाइन कैसे कर सकते हैं ये आपको पता चला। तो चलिए अब इस वाले हिस्से को छोड़ करके हम लोग दूसरे हिस्से को देखते हैं कि आगे हमें इसमें और क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले जब आपका ज्वालामुखी जो है, ज्वालामुखी जब उद्गार होता है तो आप देखते हैं कि कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर बनता है और जब ये इस प्रकार के स्थलाकृति का निर्माण करता है तो इसके हिस्से को हम अलग अलग नाम से जानते हैं, ठीक। सबसे पहला चीज, ये जो हिस्सा आप देख पा रहे हैं जो लावा के जमा होने से बना है, ये हिस्सा, इसको हम लोग कहते हैं कि ये ज्वालामुखी शंकु है। क्या है, ज्वालामुखी शंकु, ठीक। तो आप जो पर्वत की भांति जो स्ट्रक्चर देख पाए इसको आप क्या नाम देंगे, ज्वालामुखी शंकु का नाम देंगे। ये जो हम बात कर रहे हैं ये ज्वालामुखी का अंग है, ठीक। दूसरा चीज, जिस नलिका के माध्यम से ये बाहर निकला है, ये जो पतला नलिका आप देख पा रहे हैं, इस नलिका को हम लोग कहते हैं कि ये ज्वालामुखी पाइप है, ज्वालामुखी पाइप, ठीक। अगर हम इस वाले हिस्से को देखें जहां से ज्वालामुखी आपको निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, छिद्र, इसको हम लोग कहते हैं ये है ज्वालामुखी छिद्र। इस छिद्र को हम लोग नाम क्या देते हैं, इसका नाम है क्रेटर। क्या नाम है, क्रेटर।
अगर ये क्रेटर का आकार बढ़ता चला जाए, यानी ये जो छिद्र आप देख रहे हैं गोल आकार का, ये धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा, तो आप इसको अब इसको क्रेटर नहीं कहेंगे, इसको क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं कॉल्डेरा। ठीक है, तो क्रेटर और कॉल्डेरा ये दोनों एक ही चीज है, बस बेसिक अंतर क्या है कि क्रेटर का आकार छोटा होता है और कॉल्डेरा का आकार क्या होता है, बड़ा होता है। तो यहां पर आप जो देख रहे हैं प्रकार, इसमें जो आप ज्वालामुखी के अंग को देख रहे हैं, इसमें से आपको ध्यान रखना है कि ज्वालामुखी जब उद्गार होगा तो उससे जो लावा निकलेगा वो ठंडा होने के बाद कुछ इस तरीके से शंकु का निर्माण करता है, जिसको हम सीधे लैंग्वेज में कह सकते हैं कि ये क्या है, ज्वालामुखी शंकु है। ठीक, दूसरा चीज कि जो मैग्मा आपका निकल रहा है वो जिस छिद्र के माध्यम से निकलता होगा, ठीक, उस छिद्र को हम लोग क्या कहते हैं, ज्वालामुखी पाइप। ये जो पाइप आप देख पा रही है नलिका टाइप का, जिससे मैग्मा जो है हमारे पृथ्वी पर पहुंच पा रही है, इस पाइप को हम लोग क्या कहते हैं, ज्वालामुखी पाइप। अब जहां से जिस छिद्र से ये मैग्मा या लावा जो निकल रहा है उसको हम लोग कहते हैं ज्वालामुखी छिद्र। ये छिद्र को हम लोग क्रेटर भी कह रहे हैं, और क्रेटर का आकार जब बढ़ जाए तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉल्डेरा कहते हैं। तो ज्वालामुखी के अंग के बारे में जब बात करें तो आपको याद रखना है कि ज्वालामुखी में सबसे पहले आपको याद रखना है ज्वालामुखी शंकु। ठीक, दूसरा बात करना है ज्वालामुखी पाइप। ठीक, तीसरा बात करना है ज्वालामुखी छिद्र, उसके बाद क्रेटर, उसके बाद कॉल्डेरा। अगर इतना याद रखते हैं तो इसका मतलब है कि आप ज्वालामुखी के अंगों को सही तरीके से जान पाए। ठीक है, तो चलिए अब आगे वाले हिस्से में हम लोग बात करते हैं। अगर हम आगे देखें तो नेक्स्ट स्लाइड में आपको क्या है मिलेगा, तो आप नेक्स्ट स्लाइड में बात कर पाएंगे विस्फोट। जो ज्वालामुखी विस्फोट होता है उसके समय अवधि के आधार पर आप ज्वालामुखी को अलग अलग हिस्से में क्या कर सकते हैं, डिवीजन कर सकते हैं। ठीक, जैसे समझिए ज्वालामुखी हम लोग जब डिफाइन कर रहे थे तो हम लोग तो पहले ही बात किए कि ज्वालामुखी विस्फोट होता है, लेकिन विस्फोट के समय अवधि कितने समय में, कितने सालों के बाद या कितने वर्षों के बाद वो ज्वालामुखी विस्फोट कर रहा है, उस समय अवधि के आधार पर आप ज्वालामुखी को अलग अलग हिस्से में बांट करके पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम समय अवधि के आधार पर बात करें कि ज्वालामुखी को हम कितने हिस्से में बांट सकते हैं, तो आप कह सकते हैं कि हम इसको 3 हिस्से में बांट करके अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम पहला हिस्सा के बारे में बात करें तो पहला हिस्सा जो होता है उसको कहते हैं सक्रिय ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी। ठीक, दूसरा अगर हम बात करें तो दूसरा हिस्से में आता है सुसुप्त ज्वालामुखी। सुसुप्त ज्वालामुखी। और तीसरा हिस्सा में अगर हम देखें तो एक आता है शांत ज्वालामुखी, या तो इसी को आप कह सकते हैं मृत ज्वालामुखी। मृत ज्वालामुखी। अब ये वर्ड सुन करके जैसे ही आप इसके प्रकार को समझे तो आपको खुद ब खुद समझ में आया होगा कि इसमें हम बात क्या करने वाले हैं। ठीक है, तो यहां पे सबसे पहले हम बात करते हैं सक्रिय ज्वालामुखी। ठीक है, तो सक्रिय ज्वालामुखी का मतलब, जैसे आप बात करते हैं एक्टिव। एक्टिव मतलब क्या होता है, एक्टिव मतलब होता है कि जो हमेशा मतलब क्रियाशील रहे। ठीक, तो यहां पर हम वैसे ज्वालामुखी के बारे में बात करेंगे जो लगातार लावा का क्या करती है, उद्भेदन करती है। मतलब वो लगातार लावा को निकालते रहती है समय एक थोड़े थोड़े समय में। ठीक है, तो आप सीधा सीधा कह सकते हैं कि वैसे प्रकार की ज्वालामुखी जो लगातार लावा का उद्गार करती है या मैग्मा का उद्गार करती है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। ठीक, बार बार हम समझा रहे हैं मैग्मा और लावा बिल्कुल अलग चीज है। यहां पे आप क्या कह रहे हैं, सक्रिय ज्वालामुखी। जब तक ये धरातल पर नहीं पहुंचा तब तक वो मेरे लिए क्या है, मैग्मा है। लेकिन जैसे ही वो धरातल पर पहुंच गया तो वह मेरे लिए क्या बन जाता है, लावा बन जाता है। तो यहां पर आप क्या कह रहे हैं, सक्रिय ज्वालामुखी के बारे में बात कर रहे हैं। तो आप कहेंगे
कि ज्वालामुखी का वैसा प्रकार जिससे लगातार लावा का उद्गार होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सक्रिय ज्वालामुखी। ठीक, सबसे पहला हम बात करते हैं कि सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण आपके भारत में है या नहीं है। तो अगर आपके भारत के बारे में बात करें तो भारत में आपको एक सक्रिय ज्वालामुखी मिलेगा जिसका नाम है बैरन द्वीप। ठीक, ये बैरन द्वीप जो है ये सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। अब सवाल आया कि ये है कहां, तो याद रखिएगा ये बैरन द्वीप जो है वो अंडमान निकोबार में है। ठीक है, कहां पर, अंडमान निकोबार, यानी अंडमान निकोबार का जो क्षेत्र है जहां पे आपका बंगाल की खाड़ी है वहीं पर आपको ये मिलता है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप है जिसको आप बैरन द्वीप कहते हैं, और इस द्वीप का निर्माण जो है वो ज्वालामुखी से हुआ है। वो भी किस प्रकार की ज्वालामुखी से, तो सक्रिय ज्वालामुखी से। ठीक, विश्व में इसी तरीके से आपको अलग अलग प्रकार के ज्वालामुखी मिलेंगे, अलग अलग नाम से मिलेंगे, जो सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है, जो आगे हम लोग बात करेंगे। अगला है सुषुप्त। सुषुप्त का मतलब क्या होता है, सुषुप्त मतलब सोया हुआ। वैसा ज्वालामुखी जो लंबे समय से विस्फोट नहीं किया है लेकिन संभावना है कि आने वाले कुछ समय में वो क्या कर सकता है, विस्फोट कर सकता है। ठीक है, तो वैसा ज्वालामुखी जो लंबे समय से विस्फोट नहीं किया है परंतु संभावना है कि वो कुछ समय के पश्चात क्या कर सकता है, विस्फोट कर सकता है, तो वैसी ज्वालामुखी को आप क्या कहते हैं, तो सुषुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। ठीक है, अब इसका भी उदाहरण अगर हम भारत के हिसाब से देखें तो भारत में आपको सुषुप्त ज्वालामुखी भी मिलेगा जिसका नाम है नारकोंडम द्वीप। ये द्वीप है, ठीक है, लेकिन याद रखिएगा ये किस ज्वालामुखी से बना है, सुषुप्त ज्वालामुखी से। सीधा सवाल पूछा जाता है कि भारत में सुषुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण बताइए तो आप कहेंगे नारकोंडम, और जो आपका सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है उसका नाम है बैरन। ठीक है, ये भी कहां मिलेगा, तो ये भी आपका अंडमान निकोबार के क्षेत्र में मिलता है, जो कि कहां पर स्थित है, बंगाल की खाड़ी में। ठीक, अगला है मृत ज्वालामुखी। मृत ज्वालामुखी किसको कहते हैं, तो मृत ज्वालामुखी आप वैसे ज्वालामुखी को कहेंगे जो लंबे समय से विस्फोट नहीं हुआ है और ना ही संभावना है कि आने वाले समय में वो कभी भी विस्फोट करेगा। ठीक है, मतलब इसमें उद्गार की संभावना बिल्कुल नहीं है, और जब उद्गार की संभावना नहीं है, ना ही उसमें आग लगा हुआ है, ना ही ये संभावना है कि आने वाले एक लंबे समय के बाद वो कभी विस्फोट करेगा, तो फिर वैसे ज्वालामुखी को आप कौन सा ज्वालामुखी कहते हैं, मृत ज्वालामुखी कहते हैं। ठीक है, अब सवाल आया इसका कुछ उदाहरण, तो इसका उदाहरण आपको ईरान में मिलेगा, जैसे कोह सुल्तान, ठीक है, देवबंद। ठीक है, ये सब जो उदाहरण है ज्वालामुखी का, ये कैसा उदाहरण है, तो ये शांत ज्वालामुखी का या मृत ज्वालामुखी का उदाहरण है। ठीक है, तो चलिए आई होप सो कि आपको ये समझ में आया होगा। फिर अब आगे बात करते हैं कि आगे हमारे स्लाइड में आपको वो उदाहरण मिलेगा जो कि मैक्सिमम आपको पूछा जाता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कि कौन सा ज्वालामुखी किस देश में है, और वो सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है कि सुषुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण। तो आप इधर देख रहे हैं कि चार्ट बना हुआ है, इस चार्ट में आप देखिएगा कि ये ज्वालामुखी का नाम है और ये किस स्थान पर स्थित है, किस देश में स्थित है, उसके बारे में आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि सबसे पहला जो है वो जो ज्वालामुखी का नाम है उसका नाम है किलायू। किलायू जो द्वीप किलायू जो ज्वालामुखी है ये एक प्रकार का सक्रिय ज्वालामुखी है। आप जितना भी देख रहे हैं ये सारा का सारा सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। दूसरा चीज कि ये क्वेश्चन कहां से पूछा जाता है, तो क्वेश्चन पूछा जाता है, एक आपको ज्वालामुखी का नाम लिख देगा और दूसरा चीज पूछेगा कि ये किस देश में है या किस स्थान में है, तो फिर आपको वहां पे ध्यान रखना होगा। और ये वो ज्वालामुखी के नाम है जो मैक्सिमम टाइम बार बार क्वेश्चन में आपके सामने आता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो पहला है किलायू। ये किलायू द्वीप है कहां, तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे सामने लिखा हुआ है हवाई द्वीप, यहाँ पर आपको मिलेगा किलायू। किलायू जो ज्वालामुखी है ये आपको हवाई द्वीप में मिलता है। उसके बाद हम बात करते हैं लांगीला और बागाना।
ये दोनों का दोनों पपुआ न्यू गिनी नाम का क्षेत्र में स्थित है, जो कि आप वर्ल्ड मैप देखेंगे तो आप देखेंगे इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा, उस वाले एरिया में आपको एक एरिया मिलता है पपुआ न्यू गिनी। इस एरिया में आपको लांगिला और बागाना जैसे ज्वालामुखी दिखाई देते, जो सक्रिय ज्वालामुखी के उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए दोनों का लिखा हुआ है कि एक लांगिला है और एक बागाना है। ये दोनों ज्वालामुखी कहाँ पर है? पपुआ न्यू गिनी में। उसके बाद बात करें समेरु और मेरापी। समेरु और मेरापी ये दोनों जो है वो इंडोनेशिया में स्थित सक्रिय ज्वालामुखी के उदाहरण है। ठीक है, अब अगर नेक्स्ट देखें तो माउंट एटना, ये बहुत बार पूछा जाता है कि कहां पर है, तो आप बताएंगे सिसिली द्वीप। कहां पर? सिसिली द्वीप। अगर हम बात करें तो ये भी स्ट्रोम्बोली, ये लेपारी द्वीप में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें कैटोपैक्सी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपसे पूछा जाता है, ये। उसके बाद किलायू, ये मैक्सिमम टाइम में आपको हर बार जो है वो क्वेश्चन में दिखता रहेगा। अभी हम लोग एक बात किए थे बैरन द्वीप जो है वो भारत में सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कहाँ पर है? अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार में कहा तो आपको बताना है बंगाल की खाड़ी में, और ये भारत के हिस्से का सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, अगला बात करते हैं मोनालोआ और किलायू, ये दोनों का दोनों जो है ये हवाई द्वीप में स्थित है और दोनों सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। ठीक, उसके बाद बात करते हैं कि माउंट इरबेस, ये अंटार्कटिका में आपको स्थित मिलेगा। ठीक है, तो एक तरीके से आपको इधर साइड दिख रहा है सक्रिय ज्वालामुखी का नाम, और इधर साइड दिख रहा है स्थान और देश का नाम। तो यहाँ पे ये दोनों याद रखना है, क्योंकि ये बार बार क्वेश्चन में आपको मिलता है और सीधा सवाल पूछा जाता है कि ये ज्वालामुखी किस देश में या किस स्थान पर स्थित है। ठीक है, अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये जो आप देख पा रहे हैं ये आपको इसको याद करने के लिए कोई विशेष ट्रिक नहीं। अगर कोई विशेष ट्रिक आपको मिलता है तो याद रखिए कि इसको जितना बार आप प्रैक्टिस करिएगा आप उतना ही बार इसको अच्छे तरीके से याद कर पाइएगा। अगर ट्रिक पे विशेष ध्यान देंगे तो याद रखिए ट्रिक जितना जल्दी याद भी होता उतना जल्दी आप भूल भी जाएंगे। ठीक है, इसलिए सिंपली इसको बार बार लिखने का प्रयास करिए। ये अटपटा है, लेकिन अगर आप लिखेंगे तो आपका ये लगातार प्रैक्टिस रहेगा और फिर आपको ये बहुत अच्छे तरीके से याद होगा। ठीक है, चलिए अब दूसरा बात करते हैं सुसुप्त। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इससे पहले जो हम लोग ज्वालामुखी का प्रकार पढ़े थे उसमें सुसुप्त भी था। तो सुसुप्त ज्वालामुखी किसको कहते हैं? तो ज्वालामुखी का वैसा प्रकार जो लंबे समय से उद्गार नहीं हुआ है, लेकिन संभावना है कि वो कभी भी विस्फोट कर सकता है। मतलब आप सीधा समझिए कि अभी सो रहा है, वो कभी भी जाग सकता है। ठीक है, तो उसको आप क्या कहते हैं? तो उसको आप कहते हैं सुसुप्त ज्वालामुखी। अब यहाँ पर भी वही पैटर्न है कि एक तरफ है ज्वालामुखी का नाम और दूसरे साइड है आपका स्थान या देश का नाम। तो पहला जो ज्वालामुखी है ये विसुवियस, कहां पर मिलता है? इटली में। ठीक, दूसरा जो है वो कहां पर है? फ्यूजियामा, तो ये कहां है? जापान में। ठीक, एक है क्रांकाताओ, ठीक, ये कहां पर है? इंडोनेशिया। और एक है नारकोंडम। अभी हम थोड़ी देर पहले ही आपको बताए थे कि भारत में दो प्रकार की ज्वालामुखी है, एक बैरन और एक नारकोंडम। बैरन जो है वो सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण होगा और नारकोंडम जो है वो सुसुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है। क्लियर है? तो ये याद रखिए, ये चारों का चारों बार बार क्वेश्चन में बनता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट स्लाइड में आपको ध्यान देना होगा कि यहां पर अब आपको मिलेगा मृत ज्वालामुखी। मृत ज्वालामुखी किसको कहते हैं? तो आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया गया था कि वैसा ज्वालामुखी जो लंबे समय से उद्गार नहीं हुआ है और संभावना भी नहीं है कि वो कभी भी आगे चल करके विस्फोट कर सकती। तो वैसा ज्वालामुखी जो लंबे समय से विस्फोट नहीं हुई है और संभावना भी नहीं है कि अब वो विस्फोट करेगी, तो वैसी ज्वालामुखी को आप कौन सा ज्वालामुखी कहते हैं? उसको कहते हैं मृत ज्वालामुखी या शांत ज्वालामुखी। इसी को हम लोग डेड वॉल्केनो भी कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसका उदाहरण। जैसे यहां पर अभी हम लोग ईरान के बारे में दो ज्वालामुखी का नाम बताए थे। हम अभी जब मृत ज्वालामुखी के बारे में डिस्कस किए थे
कि मृत ज्वालामुखी किसको कहते हैं, तो वहां पर ईरान का 2 ज्वालामुखी का नाम बताए थे, जिसमें से एक था कोह सुल्तान। ठीक है, तो ये कहाँ है, ईरान में। ठीक, उसके बाद देवबंद, ये भी कहाँ है, ईरान में। उसके बाद ये याद रखिएगा माउंट पोपा। ठीक, ये क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक, तो माउंट पोपा जो है वो कहां पर है, म्यांमार में स्थित ज्वालामुखी है। ठीक, और ये कैसा ज्वालामुखी का उदाहरण है, ये सारे के सारे मृत ज्वालामुखी के उदाहरण है। ठीक, उसके बाद किलिमंजारो, ये तंजानिया वाले एरिया में आपको मिलेगा। ठीक, यानी अफ्रीका। उसके बाद चिम्बाराजो, ये इक्वाडोर में है। और एकांकागुआ, ये एंडीज पर्वत यानी कि आप कह सकते हैं ये दक्षिण अमेरिका में स्थित है। ठीक है, तो इस तरीके से आप अलग अलग ज्वालामुखी को पढ़ पाए, कौन सा ज्वालामुखी सक्रिय है, कौन सा सुसुप्त है, कौन सा मृत है। बाकी बात अगर हम बाद में बात करें तो यहाँ पे याद रखिएगा कि ज्वालामुखी का जो चैप्टर है ये यहाँ पे खत्म नहीं होता, इसके आगे भी आपको बहुत सारा ज्वालामुखी पढ़ना पड़ता है। जैसे उद्भेदन के आधार पर जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो विस्फोट के आधार पर भी आपको अलग अलग प्रकार की ज्वालामुखी मिलती है। जैसे आप कहते हैं हवाई तुल्य ज्वालामुखी, जैसे आप कहते हैं विसुवियस ज्वालामुखी, स्ट्रोम्बोली तुल्य ज्वालामुखी। ठीक, उसके बाद वॉल्केनियक ज्वालामुखी। तो इस तरीके के भी आपको ज्वालामुखी पढ़ने होते हैं, उसकी क्या विशेषता है, किस तरीके से आप उसको पहचानते हैं, किस तरीके से यहाँ पे उद्गार होता है, ये सभी चीजें आपको जो है इस चैप्टर में पढ़नी होती है। अगर इससे डिटेल नॉलेज चाहिए तो याद रखिएगा हम आपसे विश्वेश्वरैया स्टडी सेंटर से बोल रहे हैं। आप आसानी से हमारे कोचिंग सेंटर में विजिट करिए और फिर आप अपने नॉलेज को और आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक चीज ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर एक चीज छूटा ये है कि कभी कभी आप जो ज्वालामुखी का विस्फोट जो देखते हैं, उस ज्वालामुखी के विस्फोट के आधार को या उस ज्वालामुखी को देख करके आप ये कह सकते हैं कि ये ज्वालामुखी का शुरुआत है कि अंत है। मतलब ये समझिए कि जब ज्वालामुखी विस्फोट हो रहा होगा, ठीक, तो ज्वालामुखी जब विस्फोट होता है तो आपको यहाँ पे क्या देखना है, आप इसके उद्भेदन को देख करके ही बता सकते हैं कि ये ज्वालामुखी का स्टार्टिंग फेज है, मतलब कि ये ज्वालामुखी अभी निकलना स्टार्ट हुआ है कि ये लास्ट पीरियड में। तो ये कैसे पता करेंगे, तो ये पता करते हैं उसके उद्गार से निकलने वाले पदार्थों से। जब यहां से जब ज्वालामुखी से जलवाष्प बहुत ज्यादा मात्रा में निकलता है, ठीक है, जब ज्वालामुखी से जलवाष्प बहुत अधिक मात्रा में निकलेगा तो आपको ध्यान रखना है कि वो ज्वालामुखी का स्टार्टिंग फेज होगा, मतलब अभी अभी ज्वालामुखी जो है उद्गार करना शुरू किया है। लेकिन जब यही ज्वालामुखी राख निकालने लगे तो याद रखिएगा ये ज्वालामुखी का लास्ट स्टेज होगा। इसका मतलब ये संकेत दे रहा है कि ज्वालामुखी जो है ये अब विस्फोट नहीं करने वाला है, मतलब कि अब धीरे धीरे शांत हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप अलग अलग तरीकों से ज्वालामुखी को डिटेल में पढ़ पाते हैं। ज्वालामुखी के द्वारा विभिन्न प्रकार की स्थलाकृति बनती है, जैसे बैथोलिथ, लैकोलिथ, फैकोलिथ, सिलसिट, डाइक, ये सब चीजें भी आपको दिखाई देती है। ठीक है, तो वहां पर हम लोग डिटेल से बात करेंगे। तो चलिए आज के लिए इस चैप्टर में केवल इतना ही बात करते हैं। तो थैंक यू।